उपस्थित सभी विद्वानों का मैं सम्मान करता हूं और मेरे मित्र प्रोफेसर प्रमोद जी ने बहुत ज्वलंत सवाल आपके सामने रखे हैं और जिस खास चीज़ के लिए हम बेचैन रहते हैं, शिक्षा वाले मुद्दे पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की। मुझे आज वक्ता के तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था और मुझे कहा गया था कि बाद में संक्षेप में मैं कुछ बातें रख दूंगा। सबसे पहले जो बात हो रही थी कि किताबों के महत्व की, आज किताबें संस्थाओं को दी जा रही हैं। किताबें हमारे जीवन में क्या भूमिका अदा करती हैं, किताबें हमारी कितनी मूल्यवान संपत्ति हैं, इस बात का एहसास अगर हमको होगा तो निश्चित तौर पर हम बाबा साहब के मिशन को और अपने समाज का कल्याण कार्यों को ठीक से कर पाएंगे। किताबों से प्यार बढ़ना ही चाहिए। जहाँ तक छोटी और बड़ी किताबों का सवाल है, प्रभाव कितना है इस पर निर्भर करता है। छोटी किताबें और बड़े चमत्कार करती रही हैं दुनिया में, नहीं तो सार तत्व छोटी किताबों में ही आता है। मैं जब 1998 में दिल्ली में आया तो मेरे हाथ एक बहुत पतली सी किताब लगी और उस किताब का नाम था अंबेडकर की प्रभाववादी भूमिका। मुश्किल से वो 30 पेज की किताब थी, 30 या 32 पेज, लेकिन उसमें संदर्भों की भरमार थी। उससे मुझे अंदाजा लगा कि इस व्यक्ति ने इस एक किताब को लिखने के लिए अनेक किताबें पढ़ी हैं और वो किताब थी डॉक्टर धर्मवीर की। उस किताब पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का पता लिखा था और जैसे ही मैंने किताब पूरी की, उलट के पता देखा, सीधा भागता भागता लेखक को ढूंढने गया और मैंने वहां देखा कि वो ताला लगा हुआ था उस पर। इसी तरह से एक बहुत पतली सी किताब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी, ये भी 1988 की किताब है। इसका नाम था सदियों के सत्ता और ये भी मुश्किल से 28-30 पेज की किताब है। लेकिन आपने देखा कि उस किताब में ठाकुर का कुआं जो कविता है उसने तहलका मचाया। पिछले दिनों संसद में उस किताब पर चर्चा हुई, टीवी चैनलों पर चर्चा हुई। बाबा साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि किताब किसने लिखी है, कितनी बड़ी है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि अगर ज़रूरत होती है तो हमें बड़ी किताब लिखनी पड़ती है, लेकिन किताब में लिखा क्या गया है, ये बड़ी बात है। किताब तो मनुस्मृति भी है, किताब भारत का संविधान भी है, किताब बुद्धा इस धम्मा भी है और किताब कभी पूरी नहीं होती। हर नई किताब उस किताब का ही सिलसिला होती है। बाबा साहब अपने अंतिम समय में अपनी आत्मकथा लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। प्राथमिकताएं में दूसरी किताबें रही। अभी मैं देख रहा था, बसंतपुर ने बताया कि वो एक और किताब भाषाओं पर लिखकर छोड़ के गए, लेकिन अब वो उस किताब की पांडुलिपि भी नहीं मिल रही। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर छूटी है, बाबा साहब ने छोड़ी है, वो किताबों के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम पूरी करें। और तालीम ग्रहण करना और तालीम ग्रहण करके उसका सदुपयोग करना, ये हमारी पीढ़ी के लिए अगर आ जाए तो हम समझते हैं
कि हमारी असली आज़ादी का रास्ता यही है। इसलिए हमें किताबों के प्रति लगाव भी पैदा करना है और किताबों में लिखा क्या गया इस पर भी विचार करना है। हमें भ्रमित करने के लिए भी किताबें आएंगी, हमें रास्ते से भटकाने के लिए भी किताबें आएंगी और रास्ता दिखाने के लिए भी किताबें आएंगी। इसलिए हमें अपनी नज़र का जाला एकदम साफ रखना है, हमें अपनी दृष्टि साफ रखनी है। तो मैं आज बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आभार व्यक्त करूँगा आपका। हमारी जो कोशिश, और जैसा इशारा किया था प्रोफेसर प्रमोद जी ने कि जज पूछते हैं कि आरक्षण कब तक रहेगा, ये हैरत में डालने वाली बात है। बाबा साहब भी कहते हैं, हम सब लोग भी कहते हैं आरक्षण कल खत्म कर दो, लेकिन इसकी ज़रूरत खत्म करो भाई, इसकी ज़रूरत पहले समाप्त करो आरक्षण की, फिर आरक्षण खत्म कर दो। ज़रूरत आप बढ़ाते जाते हैं और आरक्षण खत्म करते जाते हैं, और आरक्षण तो आप खत्म ही कर रहे हैं। जब आपने सरकारी संस्थाएं खत्म कर दी, आरक्षण के अवसर खत्म कर दिए, तो आरक्षण खत्म हो गया। और कैसे आरक्षण खत्म करेंगे? आपने EWS बनाया, उसमें उसका जो सर्टिफिकेट है उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ होता है SC ST और OBC ये इसके पात्र नहीं है। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि आधार गरीबी है और आप व्यवहार में ये सिद्ध कर रहे हैं कि आधार गरीबी नहीं है, जाति है। क्योंकि गरीब तो SC ST OBC भी हो सकता है, लेकिन उसमें लिखा है कि ये तो सर्टिफिकेट केवल सवर्ण को दिया जाएगा। और हमने देखा अर्जी फर्जी इतने सर्टिफिकेट बने, उसकी कोई जांच भी नहीं होती, उसमें EWS को तत्परता से लागू किया जाता है, जबकि दलितों का आरक्षण उसके प्रति इतनी उदासीनता रही। सरकारों ने भी ढूंढ ढूंढ के ऐसे अधिकारी नियुक्त किए कि जो आरक्षण रोक सकता है उसी को आरक्षण देने वाला बनाया। तो ये जो नीति रही है, उसके बाद आप कहते हैं कि ये कितने दिन तक रहेगा। हम तो कहते हैं इसे एक दिन भी मत रखो, लेकिन इसकी आवश्यकता खत्म करो। आपका अघोषित आरक्षण कितना फैला हुआ है, आप हर अखबार में रिपोर्टर से लेकर एडिटर तक हैं, हर सिनेमा में आप संपादक से लेकर फिल्म निर्माता से लेकर खलनायक और नायक सब आप हैं। आपको याद दिलाएं कि अमेरिका अफ्रीका में जब ये डाइवर्सिटी लागू हुई तो उसमें यह तय हुआ कि भाई चाहे तो वो सिनेमाघर हो, चाहे वो अखबार का दफ्तर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, कोई भी संस्था हो, उसमें उनका संख्या के अनुपात पर आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण मतलब रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और जो संस्था नहीं देगी उसको वो कार्ड जारी करती है वहाँ की सरकार कि जो जिसने प्रतिनिधित्व दे दिया उसी को ग्रीन कार्ड मिलेगा और बाकी को नहीं मिलेगा, और जिन्हें नहीं मिलेगा उनको सरकारी मदद नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ आप देख रहे हो रातों रात प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, रातों रात प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं और उनसे दलित बच्चों का बहिष्कार हो रहा है। वो सक्षम ही नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है, तो वो 2 लाख 4 लाख देकर एडमिशन कराने की स्थिति में नहीं है। गांव में सारे स्कूल जो सरकार के थे वो मरणासन्न हैं या मर चुके हैं, और जो प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं उसमें हमारे लोग समर्थ नहीं हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये आरक्षण ही तो खत्म हो रहा है, ये संविधान ही तो खत्म हो रहा है। और कैसे संविधान खत्म करोगे? संविधान की कोई भावना भी है ना, तो आप जब कल्याणकारी भावना को ही समाप्त कर देंगे तो आपने अंबेडकर का गला घोंट दिया।
ऊपर से आप अंबेडकर की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाओगे, पूजा पाठ करोगे, हम बहुत मानते हैं, ये सब कहोगे, वो सब नाटक है। अभी 2 दिन पहले हिंदू अखबार में एक बहस आई आरक्षण पर, आपने देखा होगा। हमारे सुखदेव थोराट जो हैं वो हमारे यूजीसी के चेयरमैन रहे, बड़े अर्थशास्त्री हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और चूँकि हम वहाँ रहते थे, संपर्क था, हमारे मित्र भी हैं। उन्होंने हिंदू अखबार में यही बात लिखी है कि भाई जब जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है तो आप उसके अनुपात में आरक्षण देते क्यों नहीं हैं? और फिर जब कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, वो हमारे आरएसएस के जो सरसंचालक हैं उन्होंने कहा मैं 100 साल तक आरक्षण रखना चाहता हूँ। ये बात क्या है? अखबार में, कागज में आप आरक्षण 100 साल तक रखना चाहते हैं, समाज में 1 साल भी लागू नहीं करना चाहते। तो इस अंतर विरोध को समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि जो जनसंख्या के अनुपात की बात थोराट साहब ने कही, थोराट साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई एक तरफ तो हमारा देश कह रहा है कि हमें विश्व की महाशक्ति बनना है, वो भी आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका को कम्पीट करना है। अरे भाई, अमेरिका की कुल जनसंख्या उतनी है जितनी यहाँ की शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है। तो यहाँ का अमेरिका तो आपने बुरी हालत में पहुँचा दिया है। हर घर में अगर 4 बच्चे हैं तो एक मुश्किल से कुछ कर रहा होगा और उसमें 3 बेरोजगार होंगे। तो उन चीज़ों को समझते हुए ज़रूरत है हमारे लोगों की कि हम बाबा साहब के क्या दिशा दिखा रहे हैं और असल में उनका मकसद क्या है, उसको लेकर हमें किताबों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से इस चेतना का विस्तार करना है। अब मैं बैठे बैठे कुछ तुकबंदी कर रहा था, उसे अर्ज करके चला जाऊंगा। ये बेचैनी का मौसम है, तड़प उठने का आलम है। ये बेचैनी का मौसम है, तड़प उठने का आलम है। तुम ऐसे वक्त में सोए, बड़ा अफसोस है, गम है। तुम ऐसे वक्त में सोए, बड़ा अफसोस है, गम है। तू सोला है, तू आंधी है। तू सोला है, तू आंधी है, मगर खुद को अपरिचित है। तू सोला है, तू आंधी है, मगर खुद से अपरिचित है। सबब अज्ञानता ही है, सबब अज्ञानता ही है, जो तेरी आंख भी नम है। जो तूने बो दिया वो खो दिया, जो तूने खो दिया सो खो दिया, अब उसका मातम क्यों? जो तूने खो दिया सो खो दिया, अब उसका मातम क्यों? तू अपनी जिन्स की को दे दे, जो बाकी तुझ में दमखम है। तू अपनी जिन्स को दे दे, जो बाकी तुझ में दमखम है। तजर्बे से तजर्बे जोड़कर तू फिर करिश्मा कर। अपनी पुरानी पीढ़ी का ज्ञान ले, अपना ज्ञान दे, और इस तरह से इतिहास बना। तजुर्बे से तजुर्बा जोड़ तू फिर से करिश्मा कर। तेरी कुर्बानियाँ बोलेंगी औलाद के सर पर।